गुड सॉन्ग राइट, लेकिन एक्चुअली ये गाना डबल मीनिंग में ओरल सेक्स की बात कर। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था ये बात, लेकिन अब मानो या ना मानो हर एक बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सेक्सुअल एक्टिविटी की ही बात की जाती है। एग्जाम्पल के लिए यही कुछ सॉन्ग्स ले लो। मैं तो तंदूरी मुर्गी हूँ यार, कटकाले सैया को हाल से लोगों ने जो छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। यहाँ तो दीदी डायरेक्टली बोल रही है आई वांट टू फक यू, और जहाँ पर इनडायरेक्टली सेक्स की बातें नहीं होती है वहाँ पर लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, कुछ इस तरह। अब आई नो आप क्या सोच रहे हो कि हाँ ठीक है ना, ये सब गाने तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, इससे थोड़ी ना कुछ होता है। सो मैं जरा इसे देखो। तो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या। क्या आइटम चल रही है करके, जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही चढ़ता है। अब मैं इनके स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड का आम जनता पर इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये तो एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर इसको एक मैक्रो लेवल पर देखें तो ये बात आती है सेक्सिज्म के अंदर। सेक्सिज्म इस टर्म का मतलब हमने हमारे पिछले वीडियो प्रॉब्लमैटिक सेक्सिज्म इन एडवर्टाइजमेंट में भी जाना था, जिसका मतलब ये होता है कि एक जेंडर को, क्योंकि वो सिर्फ उस जेंडर के हैं, बस उसी लिए उनको स्टीरियोटाइप किया जाता है, या फिर उनसे दूसरे जेंडर के मुकाबले डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। और ये तो आपको बॉलीवुड के अनगिनत फिल्मों में देखने को मिलेगा। सो वेल, हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता, और आज के फ्लर्न एपिसोड में हम बिल्कुल यही जानेंगे कि बॉलीवुड के वो कौन से सीन्स हैं जो लड़कियों को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सेक्सिज्म को बढ़ावा देते। क्या इन सारे सीन से हमारे देश की जनता को कोई इम्पैक्ट भी पड़ता है? क्या असल में बॉलीवुड के ये सीन्स लोगों को इस हद तक इम्पैक्ट कर सकते हैं कि वो किसी को कल को जाके सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई या फिर असॉल्ट भी कर ले? और अगर हाँ, तो फिर क्यों आखिर बॉलीवुड इतना सब कुछ जानने के बावजूद ऐसे सीन्स को अपने मूवीज में लेता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। सो वेल, आज की वीडियो में हम बॉलीवुड के 4 सेक्सिस्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से नंबर 1 है एजिज्म। रब ने बना दी जोड़ी, शाहरुख खान की उम्र 42 इयर्स, अनुष्का शर्मा की 20 इयर्स। पुलिसगिरी, संजय दत्त 55, प्राची देसाई 25 इयर्स। लेकिन ये भी कुछ भी नहीं है, भारत मूवी में अपने सलमान बॉय की एज 53 इयर्स है और दिशा पाटनी 25, मतलब पूरे 28 साल का एज डिफरेंस है। ये एज गैप तो दिशा पाटनी के एज से भी बड़ा है, और बाकी एग्जांपल्स के लिए आप सलमान बॉय की कोई भी मूवी को उठा के देखिए। लेकिन कमिंग बैक टू द टॉपिक, एज गैप में प्रॉब्लम क्या है? सो वेल, प्रॉब्लम नंबर 1, अनअटेनेबल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। ऊपर बताए हुए फिल्मों में एज गैप्स के एग्जांपल्स काफी कॉमन है, लेकिन अब जरा चीजों को थोड़ा सा पलट के देखते हैं। इमेजिन काजोल विद ईशान खट्टर या फिर तब्बू विद कार्तिक आर्यन। अजीब लगा ना? वेल, दैट इज बिकॉज ऐसे रिलेशनशिप्स ऑन स्क्रीन नॉर्मलाइज ही नहीं होते। अब आज प्रियंका और निक जोनस या फिर मलाइका और अर्जुन कपूर को लोग ट्रोल करते हैं, लेकिन बात बॉलीवुड तक भी सीमित नहीं है, इसके काफी डीप रूटेड कॉन्सिक्वेंसेज है, क्योंकि बस यहीं से शुरू होती है ऑलमोस्ट हर लड़की की इनसिक्योरिटी, उसका उम्र बढ़ जाना। क्यों ऐसे कहा जाता है कि एक औरत से कभी उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए? ऑफ कोर्स, क्योंकि उसकी एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि सोसाइटी में ही ऐसा माना जाता है कि अगर एक औरत की उम्र बढ़ जाए तो वो डिजायरेबल नहीं रहती है, कोई लड़का उससे शादी नहीं करेगा। एंड अगेन लो, इससे खुल गए हजारों लाखों एज रिवर्सल क्रीम्स के लिए एक न्यू मार्केट। लेकिन ये तो हुई आम जनता की बात, खुद बॉलीवुड को भी एजिज्म से प्रॉब्लम है, जिससे हम आते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 पे, ज्यादा एज मतलब कम रोल्स। 2019 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके ऊपर नीना गुप्ता का ये ट्वीट था कि कम से कम हमारे उम्र के रोल तो हमसे करवा लो भाई। अब सही तो कहा उन्होंने, जब कैरेक्टर 50+ है तो उसमें यंग एक्ट्रेसेस को कास्ट करके उनको बुढ़ा दिखाने की क्या जरूरत है, जब ऑलरेडी बॉलीवुड के पास उस एज के एक्सपीरियंस एक्टर्स ऑलरेडी है। और ऐसा सिर्फ इसी केस में नहीं है, बल्कि गंगूबाई काठियावाड़ी और बेल बॉटम जैसे फिल्मों में भी यही आपको दिखाई देगा। और ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म भी नहीं होती। 30 to 35 की उम्र के बाद एक्ट्रेसेस को रोल्स मिलना ऑलमोस्ट बंद ही हो जाता है। आज कहाँ है प्रीति जिंटा, काजोल, तब्बू? इनफैक्ट बात तो यहाँ तक है कि जहाँ पर इनके मेल को स्टार्स, इनकी उम्र के मेल को स्टार्स आज भी हीरो के रोल्स कर रहे होते हैं, वहाँ पर इन्हें इनकी उम्र से भी बड़े मेल एक्टर्स की माँ का रोल मिलता है। बॉलीवुड ये रेप कल्चर को कैसे नॉर्मलाइज करता है, वो जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बायनामो के बारे में। बायनामो दोनों एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स पे ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, गोल्ड, और तो और आपको अलग अलग फॉरेन करेंसीज जैसे कि यूएस डॉलर्स और यूरोस वगैरह में भी आपको 90% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। इसमें बस आपको कोई भी एसेट को चुनना है और ये फोकस करना है कि उस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी या फिर घटेगी। देखो, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। मैं यहाँ पर एक 700 रुपए का ट्रेड अप करती हूँ कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, और अब हल्का सा वेट करते हैं। मेरा फोकस करेक्ट निकला। अब ये अमाउंट आप अपने पेटीएम या
या फिर बैंक अकाउंट में सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हो। और इसका मिनिमम डिपॉजिट वैसे तो सिर्फ 350 रुपीज है, लेकिन अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि समझो आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और आपको 800 रुपए मिल जाएंगे। तो अभी ये डिस्क्रिप्शन लिंक से बायनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में पूरे 65,000 रुपीज पाइए, जिससे आप अलग अलग ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रैटेजीज को प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि जितने आप एक्सपीरियंस होंगे ना, उतने ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग के स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगे। लेकिन हाँ लर्नर्स, ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि किसी भी ट्रेड में आपके कैपिटल को रिस्क होता है। सो रुके क्या हो, गो एंड डाउनलोड बायनोमो एप्लीकेशन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिकॉज़ आई एम अ बायनोमिस्ट। आइयो, तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे और ये जानते हैं कि बॉलीवुड कैसे ये रेप कल्चर को नॉर्मलाइज कर रहा है अपने मूवीज के थ्रू। इसका परफेक्ट एग्जांपल है जानी दुश्मन। सबकी इज्जत करेंगे तो लूटेंगे किसकी? इस सीन में मनीषा कोइराला पर दो लड़के रेप अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसके अगले ही सीन में ये लड़के माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो प्लीज, प्लीज फॉरगिव अस। और उनके एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए अक्षय कुमार ये कहते हैं, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे, फिर तो ये जीते जागते नौजवान है, इनका क्या हाल होगा? मतलब इस पूरे सीन के दौरान सबके सब जन मिलकर मनीषा कोइराला को ये मना रहे हैं कि आप उन लड़कों को माफ कर दो। लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं यार, माफ कर दे। और उतने में सोनू निगम बोलते हैं, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहाँ तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है। क्या मजाक है यार, लेकिन ये तो बस सिर्फ एक ही एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी बात आ जाती है, यूजिंग रेप सीन्स टू अट्रैक्ट एंड लुर मेन। यस, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन SMM ओसाजा, 80s और 90s के दौरान रेप सीन्स को सिर्फ एक आइटम वैल्यू के लिए यूज किया जाता था। ऑफ कोर्स, क्योंकि उस समय पे सेक्सुअल कंटेंट को दिखाना बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड था, अलाउड ही नहीं था, एंड पॉर्न को एक्सेस करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। लेकिन सेक्सुअल कंटेंट को अगर रेप के तौर पर दिखाया जाए तो सरप्राइजिंगली सेंसर बोर्ड को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, और इसीलिए यहाँ पर कितनी बार हर मूवी में ऑलमोस्ट रेप सीन्स को इंक्लूड किया जाता था। इनफैक्ट मजे की बात तो ये है कि इन सारी मूवीज से अगर आप उन रेप सीन्स को हटा भी दोगे ना, तो भी इन मूवीज के स्टोरी लाइन को या फिर कोई भी प्लॉट को घंटा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इतने ज्यादा अननेसेसरी होते थे ये रेप सीन्स। पर अब ये सारे सीन्स लोगों को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये जानने से पहले हम ये देखते हैं कि उस टाइम पे इंडिया की क्या हालत थी। अगर हम इस रिसर्च के स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 1990s के दौरान हर दिन करीबन 28 रेप केसेस दर्ज किए जाते थे। अब सोचो, ऐसे सिचुएशन में हर मूवी में रेप सीन्स को दिखाकर ऑडियंस के लिए रेप सीन्स को नॉर्मलाइज किया जा रहा था। और ये तो कुछ नहीं है, रेप हो जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसका भी सोल्यूशन ये मूवीज देती थी। हवेली में मेरी बहन अपनी मेहनत बेचने आई थी, इज्जत नहीं, तुम्हें मेरी बहन के साथ शादी करनी होगी। यानी कि रेप होने पर रेपिस्ट से शादी करवा लो, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आई नो आपको और मुझे इसमें कोई सेंस नहीं लग रहा है, लेकिन अपेरेंटली सुप्रीम कोर्ट को इसमें सेंस दिखाई देता है, क्योंकि अभी हाल ही में ही 2021 में मुंबई में एक 16 साल की लड़की का रेप हुआ, और फिर जब ये मैटर कोर्ट में पहुंचा तब जजेस ने उस आदमी से पूछा कि तुम लड़की से शादी करने को तैयार हो? अगर हाँ तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर किसी ने उस लड़की से पूछा कि उसे क्या अपने रेपिस्ट से शादी करनी है, और क्या गारंटी है कि एक बच्ची का रेप करने वाला इंसान शादी के बाद उसकी सुरक्षा करेगा? अब बात करते हैं बॉलीवुड में सेक्सिज्म के हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन। अब बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स में लड़कियां इंसान छोड़कर सब कुछ, झंडूबाम, तंदूरी मुर्गी, सुपारी और न जाने क्या क्या। सुपारी बना के मुझे जो वो बेदर्द आरी रे आरी है। और आप इनके डांस स्टेप्स ही देख लो, बिना मतलब हर जगह, हर मूवी में, हर गाने में एक ही पार्ट पे फोकस डाला जा रहा है, और ये आइटम सॉन्ग्स भी बिना किसी मतलब के बस मूवी में घुसार दिए जाते हैं। लेकिन एक मिनट, ये आइटम सॉन्ग का ट्रेंड आज का नहीं है, बल्कि 1930 से चला आ रहा है, ऑब्वियसली मेल ऑडियंसेस का ध्यान आकर्षित करने के लिए। लेकिन इनका लोगों में क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो जानते हैं। वो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या। जीन्स डालते, फिगर बताते, वो बताते, ये बताते, इसके लिए लड़के लोग उसके ऊपर पागल हो जाते हैं। छोटा छोटा कपड़ा काय को डाल के आती है उसके लिए। फिर अब मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर और कुछ बोलने की जरूरत है, इन्होंने खुद मेरा पॉइंट को प्रूव कर दिया। अब चलो बात करते हैं आज के लास्ट सेक्सिस्ट प्रॉब्लम की, मेल सेंट्रिक मूवीज, जिसका एग्जाम्पल है ये मूवीज। इन सारे मूवीज में हीरोइन का काम क्या था? सिर्फ रोमांस बनना या फिर एक एलिमेंट ऑफ ग्लैमर डालना? खुद बताओ, सोनाक्षी सिन्हा का हॉलिडे मूवी में क्या काम था? रेड मूवी में इलियाना अजय देवगन की बीवी बनने के और गाने में आने के अलावा क्या काम करती है? इसके तो कोई भी पोस्टर में भी इलियाना नहीं है। पर फिर भी ये सारी की सारी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट है। अब हम देखते हैं कुछ वुमेन सेंट्रिक मूवीज के एग्जांपल्स।
अब इन सारे मूवीज को पब्लिक एप्रिसिएशन काफी मिला, लेकिन बॉक्स ऑफिस में ये उतना नहीं चले जितना ऊपर बताए हुए मेल सेंट्रिक मूवीज चले थे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? नंबर 1, अनइक्वल पे। अगर हम मॉन्स्टर सैलरी इंडेक्स की 2016 की रिपोर्ट्स देखें तो ओवरऑल औरतें मर्दों के कंपैरेटिवली 25% कम पैसे कमाती है, और ये सिर्फ वर्कफोर्स तक ही सीमित नहीं है, इसमें बॉलीवुड भी शामिल है। सेम काम करने के बावजूद भी टॉप एक्टर्स बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस से 5 गुना ज्यादा कमाते हैं। मेंस एक्सपी पे एक आर्टिकल था अबाउट हाईएस्ट पेड बॉलीवुड एक्टर्स, जिसमें क्लियरली ये बताया है कि सैलमन बॉय एक मूवी का 70 to 75 करोड़ प्लस उस फिल्म की प्रॉफिट का भी कुछ परसेंट लेते हैं। आमिर खान 75 to 80 करोड़ और अक्षय कुमार तो 2020 की हर मूवी के लिए 100 करोड़ चार्ज कर रहे थे, और 2021 से तो उन्होंने हर मूवी के लिए 135 करोड़ चार्ज करने की ठान ली है। लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस जैसे कि दीपिका पादुकोण को हर मूवी के लिए मिल रहे हैं सिर्फ 29 करोड़ और प्रियंका चोपड़ा को 18 करोड़। अब नहीं, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर कोई मूवी है जिसमें हीरो का रोल ज्यादा है उसमें भी हीरोइन को उतना ही पे करो, लेकिन एटलीस्ट वुमेन सेंट्रिक मूवीज में या फिर इक्वल काम करने के लिए तो उन्हें इक्वल पे दो। अब लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाती है कि ये जो ओवरऑल सेक्सिज्म हो रहा है बॉलीवुड में भी और हमारे सोसाइटी में भी, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है? वेल, फिल्म मेकर फारूक के हिसाब से इंडिया में फिल्मों को एक धर्म की तरह माना जाता है और स्टार्स को तो लिटरली लोग पूछते हैं, और इसीलिए जब इन फिल्मों में औरतों को या फिर मर्दों को इन प्रॉब्लमैटिक तरीकों से पोर्ट्रे किया जाता है तब ऑब्वियसली लोगों के दिमाग में इसका इम्पैक्ट भी प्रॉब्लमैटिक ही होगा ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंसेज समीर पारिक, ये चीज साइंटिफिकली प्रूवन है कि एग्रेशन को देखना एग्रेसिव एक्शंस लेने की टेंडेंसी को बढ़ा देता है, और ठीक उसी तरह से सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट को देखना या फिर सेक्सुअल वायलेंस को देखने से वो हमारे लिए नॉर्मलाइज होने लग जाता है, और जिसे फिर देखकर उसे रेप्लिकेट करने के लिए बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल वायलेंस की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो समीर पारिक के और आज के हमारे इस वीडियो के पॉइंट को प्रूव करते हैं। वेल, एग्जांपल नंबर 1, स्नैपडील कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव को एक बंदा आए दिन स्टॉक करता रहता था, और फिर एक दिन उस बंदे ने उस लड़की को किडनैप कर लिया। इवेंचुअली पकड़े जाने पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तब उसने तो ये कहा कि उसने ये सब SRK की मूवी डर देख कर किया था। एग्जाम्पल नंबर 2, 2015 में एक इंडियन आदमी को ऑस्ट्रेलिया में औरतों को स्टॉक और हैरासमेंट के कारण उस आदमी को कोर्ट ले जाया गया। तब उस आदमी के लॉयर्स ने कोर्ट में डिफेंस में ये कहा कि बॉलीवुड फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाया जाता है कि लड़कियों को इसी तरीके से स्टॉक कर करके हैरास कर करके ही तो पटाते हैं। ऐसा बिहेवियर वहाँ के मर्दों में बॉलीवुड में बहुत ही कॉमन है, और इस आदमी ने सिर्फ इन फिल्मों के इन्फ्लुएंस में आकर ही ये सब काम किया है। एंड गेस व्हाट, कोर्ट ने उस आदमी को बाइज्जत बरी कर दिया। वेल, इतने डीप रूटेड इम्पैक्ट है सेक्सिज्म इन बॉलीवुड के। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन नंबर 1 है सेक्स एजुकेशन। सेक्स को एक टैबू मत बनाओ, स्कूल्स में या फिर अपने घरों में बच्चों को एटलीस्ट प्रोटेक्शन और कंसेंट के बारे में एजुकेट करो। पापा, ये मास्टरबेशन क्या होता है? स्कूल्स में या फिर घरों में अगर उन्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाए तो वो फिल्मों में इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे। सोल्यूशन नंबर 2, सेंसरशिप। सेंसर बोर्ड को जहाँ पे अननेसेसरी अनवांटेड रेप सीन, सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के सीन्स या फिर ईव टीजिंग के भी सीन्स हो, उसे कम्प्लीटली सेंसर कर देना चाहिए। अब आई नो यहाँ पर दूसरा साइड ये आता है कि सेक्स को दिखा के ही तो मूवी की मार्केटिंग होती है, सो इसीलिए मूवीज में सेक्स को दिखाना चाहिए ताकि ये एक टैबू भी ना रहे, लेकिन वो सेक्स कंसेंशुअल होना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी कंसेंट का मतलब समझ में आए। कंसेंशुअल सेक्स मतलब वो सेक्स जो दो लोगों के बीच में होता है लेकिन वो दोनों इसके लिए राजी है, कोई एक इंसान दूसरों पे अपने सेक्सुअल नीड्स को थोप नहीं रहा है। सोल्यूशन नंबर 3, नॉट ग्लैमराइजिंग सच कैरेक्टर्स। अपने रिलीज के बाद कबीर सिंह को बहुत बैकलैश मिला था, लोग बोल रहे थे कि ऐसे कैरेक्टर्स रियल में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स को भी मूवी स्क्रीन्स पे दिखाओ, बिकॉज आफ्टर ऑल मूवीज आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियलिटी। लेकिन यहाँ पर फिल्म मेकर्स ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट उन कैरेक्टर्स को एक नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करो, पॉजिटिव लाइट में मत करो, हीरोइक लाइट में मत पोर्ट्रे करो। ऑडियंस को ये मत बताओ कि ये सब करना बहुत ही कूल है। अगर कोई चीज टॉक्सिक है तो उसे टॉक्सिक की तरह ही पोर्ट्रे करो। आफ्टर ऑल वी हैव अ लॉट टू अपग्रेड इन बॉलीवुड। आई मीन कम ऑन, बॉलीवुड में रेप के सीन्स को सीरियसली दिखाना तो छोड़ो, बल्कि रेप के सीन्स को एकदम फन और कैजुअल वे में तक पोर्ट्रे किया जाता है। आप खुद ही देख लो। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार? ये कौन सी कार होती है बाबूजी? कार नहीं, मैं तुम्हें अपनी बाहों में मजबूती के साथ पकड़ूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हारी जवानी को लूट लूंगा। आओ। मेरे ऐसे भाग्य कहाँ? तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे मैं तुम्हें सम्मान दे रहा हूँ। इसे देखकर तो यही लग रहा है कि लड़की को छेड़ना, उसके कंसेंट के बिना उसको छूना और यहाँ तक कि उसको रेप तक करना इज द न्यू फॉर्म ऑफ बीइंग अ मर्द, ऑफ बीइंग कूल। लेकिन इस सब में हम भी कुछ कर सकते हैं। वेल, अगर एक्टिंग और स्टोरी लाइन अच्छी हो तो वुमेन सेंट्रिक मूवीज को भी अप्रिशिएट करो, उन्हें भी उतना ही प्यार दो जितना कोई भी सलमान खान या फिर शाहरुख खान की बेसिक फ्लॉप मूवी को भी देते हो। इसके अलावा बॉलीवुड के सेक्सिस्ट बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करना सीखो और लोगों को सिखाओ। लेकिन कैसे?
वेल ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपको भी कोई ऐसे सीन्स मालूम है या कोई ऐसे सॉन्ग्स मालूम है यहाँ पर सेक्सिज्म होता है बॉलीवुड में, या फिर औरतों को खुलेआम सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, तो उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना। और अगर आपके पास इसे टैकल करने के लिए कोई सोल्यूशंस है तो वो भी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करो। अगर आज की वीडियो में आपको कोई भी बात लगी, मैं जो बोल रही हूँ वो सही लग रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और ऐसे ही इंफोटेनमेंट और अवेयरनेस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल गेट सेट प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दो और वो नीचे दिया गया बेल आइकन में दबाओ विद ऑलवेज का ऑप्शन ऑन, वरना आप फ्लर्न की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। जय हिंद।